Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology. Today I'm going to explain a topic from the psychology which is theories of emotion. प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर मैंने डिस्कस करा था एक टॉपिक विच इज़ अ इमोशन, और उस इमोशन के अंदर मैंने बात करी थी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में. इमोशन का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इमोशन के, और किस किस टाइप के पार्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं इमोशन के, वो सब डिस्कस करा था. और उसके पैथोलॉजिकल और उसके जो बेसिकली साइकोलॉजिकल कंडीशन से जो इमोशन से जुड़ी हुई है वो सब के बारे में मैंने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कि आप चाहे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं साइकोलॉजी वाले सेगमेंट में. इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरीज ऑफ इमोशन के बारे में, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिफरेंट टाइप की थ्योरीज है जिससे मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है, और वन बाय वन मैं उसको डिस्कस करूँगा और आप समझते चले जाएँ. और ईजी है, आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं. 5 टाइप की थ्योरीज हैं जो इसके अंदर दे रखी हैं, और भी डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं. तो अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ इमोशन के बारे में, तो ये थ्योरीज ऑफ इमोशन बेसिकली क्या है, दीज आर द आइडियाज एंड प्रिंसिपल यूज टू गाइड अस. यानी ये बेसिकली कुछ आइडिया है और कुछ प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम थिंक कर सकते हैं अबाउट द इमोशन. हम इमोशन के बारे में थिंक कर सकते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं उन्हें जानने की. फॉर एग्जाम्पल, रिलेट द बॉडीली चेंज एंड इमोशन दे फील क्लासीफाई डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस. यानी रिलेट द बॉडीली चेंज की बॉडी में किस टाइप के चेंज आ रहे हैं, उन सबको रिलेट करने के लिए हमें इनको समझना पड़ता है थ्योरीज को, ताकि हम रिलेट कर सकें उसे इमोशन के साथ कि वो किस तरीके का फील कर रहे हैं. एंड क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को क्लासीफाई करने और डिस्क्राइब करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है. थ्योरीज ऑफ इमोशन हमें पता होनी चाहिए. अब डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उन सबकी अपनी डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके अंदर. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक थ्योरी यहाँ पे जेम्स लेंज थ्योरी. आप याद रखें, इनको वन बाय वन पढ़ते रहें और इसे किसी जगह पर नोट डाउन कर ले, तभी आपके काम में आएंगे, और तब आप लास्ट में फाइनल इन सारी थ्योरी का एक व्यू निकाल लें कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है. सबसे पहले जो थ्योरी है वो है जेम्स लेंज थ्योरी. 2 नाम इसमें आप देख रहे हैं सामने की तरफ. तो यहाँ पर जेम्स लेंज थ्योरी अगर बात करें तो ये आई थी 19th सेंचुरी के अंदर, और पूरा नाम जो है वो है कार्ल लेंज, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने ये प्रेजेंट करी थी. इन्होंने कहा कि इमोशन इज द परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंज. यानी इमोशन जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं उसका परसेप्शन होता है. सॉरी, इट स्टेट दैट, इन्होंने ये बात कही, इट स्टेट दैट वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई. जब हम रोते हैं, अगर रोते तो हमें सीख सॉरी फील होने की वजह से आता है. वी फील एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक. ठीक है, हम जब स्ट्राइक करते तो उसके एंग्री होने की जो कंडीशन है वो एक इमोशन है. और ट्रेम्बल होने की कंडीशन में जो डर है, अफ्रेड में जो कंडीशन पैदा होती है वो एक इमोशन है. तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है. यानी उन्होंने कहा कि हर किसी के पीछे एक बॉडीली चेंज हमें देखने को मिलता है. क्राई होना बेसिकली सॉरी होने के पीछे क्राई का है, एंगर होने के पीछे स्ट्राइक करने का है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स लेंज थ्योरी. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ सीक्वेंस. अब फर्स्ट वी परसीव द सिचुएशन. सबसे पहले हम परसीव करते हैं सिचुएशन को. आफ्टर दैट वी रिएक्ट इन द सिचुएशन. पहले परसीव करेंगे सिचुएशन को, फिर उस पर रिएक्ट करेंगे सिचुएशन के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी की एक्टिविटीज होंगी. नोटिस अवर रिएक्शन, देन उसके बाद हम रिएक्शन को नोटिस करेंगे, यानी कि आप इमोशन को फील करेंगे. एंड डिफरेंट ऑफ ईच पैटर्न ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, और डिफरेंट आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे हर एक एक्टिविटी का. ठीक है, आगे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन फॉलो आफ्टर द बॉडीली चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल. यानी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एक्सटर्नल चेंज होता है उसको फॉलो करता है इमोशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरी विच इज नोन एज जेम्स लेंज थ्योरी. क्या बोलते हैं, जेम्स लेंज थ्योरी. ओके, चलते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ. नाउ सेकंड थ्योरी इज कैनन-बॉर्ड थ्योरी. कैनन-बॉर्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो 2 साइंटिस्ट में हैं, एक है वॉल्टर कैनन और एक है फिलिप बॉर्ड. और इन्होंने थ्योरी दी थी 1920s के अंदर. तो आप 1920s ना याद है तो 19 सेंचुरीज जो है उसको आप लिख सकते हैं. 19 के अंदर आपको ये देखने को मिली थी. 2 साइंटिस्ट थे, बाय वॉल्टर कैनन और फिलिप बॉर्ड. इन्होंने ये दी थी. तो यहाँ देखो लिखा हुआ ये वॉल्टर कैनन और फिलिप बॉर्ड इन्होंने 1920 में दी थी. अकॉर्डिंग टू द कैनन एंड बॉर्ड थ्योरी इमोशन एंड बॉडीली रेस्पॉन्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इन्होंने ये कहा, पुरानी जो पिछली थ्योरी की हमने जो बात करी उसमें हमें मालूम पड़ा कि भाई बॉडीली चेंजेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इमोशन पर इन्होंने कहा कि जो इमोशंस एंड बॉडीली रेस्पॉन्स, यानी इमोशन और बॉडी के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वो अपने आप फ्री रहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहते हैं. ये इनका मानना है. इन्होंने कहा बोथ बॉडीली चेंज एंड फेल्ट इमोशन आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली. लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि दोनों इवेंट अलग हैं, लेकिन दोनों एक साथ आपके क्या होते हैं, ट्रिगर करे जाते हैं, ट्रिगर होते हैं. यानी बॉडी का चेंज इमोशन के साथ ट्रिगर होता है, लेकिन इवेंट देखे जाए तो दोनों इवेंट अलग है. ऐसा नहीं है कि इमोशन आपका बॉडी चेंज से जुड़ा हुआ है, बस ये दोनों के दोनों इवेंट एक साथ ट्रिगर होते हैं. बॉडीली चेंज आर नॉट द बेसिस ऑफ इमोशन. इसलिए कहते हैं कि बॉडीली चेंज यानी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो चेंज होना बेसिस ऑफ इमोशन नहीं है. यानी इमोशन का आप उसे बेस नहीं बना सकते. इट स्ट्रेंथन्स द रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस इन इमोशन. इन्होंने स्ट्रेंथ करा कि असल में इमोशन के ऊपर जो
मेजर रोल है वो एक हाइपोथैलेमस का है। और हाइपोथैलेमस अगर आपको पता हो तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है और उसकी वजह से दो टाइप के डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है इनहिबिटरी और एक होती है एक बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो उनके हार्मोन्स की वजह से बॉडी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी या फिर इमोशंस शो करती है। तो इन्होंने कहा असल में इमोशन को अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हाइपोथैलेमस का है, ना कि बॉडीली चेंज का। तो ये इनकी सीक्वेंस है। अगर आप इसे देखें यहाँ पर तो सीक्वेंस इनकी कहते हैं परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूस इन लोअर ब्रेन एरिया, इट मींस हाइपोथैलेमस। और उस हाइपोथैलेमस के बाद दो आपके पोर्शन देखने को मिलेंगे, एक पोर्शन जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के पार्ट में जो कि इमोशन देगा, और एक पार्ट जाएगा आपका इंटरनल या एक्सटर्नल मसल या ऑर्गन में जिसकी वजह से बॉडीली चेंज आएगा। दोबारा समझाता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है। परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से एक पैटर्न या फिर एक एक्टिविटी होती है विद इन अ ब्रेन विच इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस में जब एक्टिविटी होगी तो दो टाइप के सिग्नल जनरेट होंगे। एक सिग्नल भेजा जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जिसकी वजह से इमोशंस आएंगे, और दूसरा सिग्नल भेजा जाएगा टू द इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है या इंटरनल जो एक्सटर्नल मसल्स है उसके पास भेजा जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के क्या बॉडी के एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, यानी बॉडीली मूवमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसा आप जैसा हम कहें अगर तो ये था इनका मानना। और इसे ये है आपकी थ्योरी जिसे हम बोलते हैं कैननबार्ड थ्योरी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आई होप समझ में आ गई हो गया, वरना आप एक बार वीडियो को पीसेस करके दोबारा से ध्यान से समझे तो समझ में आ जाएगी। ओके, तीसरी जो थ्योरी है वो है स्कैटर्ड सिंगर थ्योरी। स्कैटर्ड सिंगर थ्योरी की बात करें तो ये क्या है, इसमें भी दो साइंटिस्ट स्कैटर्ड और सिंगर इन 1962 में आई थी, और इसके बेस पर उन्होंने कहा ही आर्ग्यूड दैट बॉडीली चेंज आर सेम फॉर द मोस्ट ऑफ द इमोशन वी फील। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है जब दो चीजों के साथ में एक ही मतलब एक काम दो चीजों के लिए एक जैसा हो रहा हो, तो उसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्बिगुअस। तो इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो बॉडीली चेंजेस आर सेम फॉर द मोस्ट ऑफ इमोशन। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द इमोशन के लिए जो बॉडीली चेंज होते हैं वो नियरली सेम रहते हैं। परसीविंग द चेंज इज डिफिकल्ट, चेंज को परसीव करना डिफिकल्ट है। एनी नंबर ऑफ इमोशन कैन बी फेल्ट फ्रॉम अ स्टार्ट अप बॉडीली कंडीशन, यानी डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ इमोशंस आप फील कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट बेसिकली स्टार्ट अप या मिक्सिंग बॉडीली कंडीशन से। और ऐसा होता भी है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग सामने एक सैड कंडीशन में बैठे हैं और या फिर उसका फेस इस तरीके का है कि अगर वो सैड नहीं है और दुखी है तो तब भी आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो सही में सैड है या फिर उसका फेस ही ऐसा है, या फिर उसकी लोग इस वक्त का जो इमोशन है जो उसका बॉडीली चेंज है वो आपको पता नहीं चल पाता कि किस टाइप की कंडीशन है। तो ये कंडीशन इसके अंदर ये बताते हैं कि इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडीली एरोसोल। एरोसोल बेसिकली उत्तेजनता को बोलते हैं, उत्तेजित होने को बोला जाता है, और चेंज यानी बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहे हैं और बॉडी के अंदर जो एक मतलब एरोसोल क्रिएट हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो इंटरप्रिटेशन होती है उसे इमोशन बोला गया है। तो ये कहना है स्कैटर्ड और सिंगर की थ्योरी का। मैं दोबारा बताता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में हम डिस्कस करें कि उन्होंने कहा इमोशन जो है वो बेसिकली रिजल्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द बॉडीली एरोसोल या फिर बॉडीली चेंज, यानी बॉडी के चेंज की वजह के साथ में जो इंटरप्रिटेशन होती है उसे इमोशन बोलते हैं। और इस इमोशन के अंदर उन्होंने ये कहा कि असल में इसको देखा जाए तो बॉडीली चेंज जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। कई बार ऐसे बॉडी चेंज हमें देखने को मिलते हैं जो सेम होते हैं इमोशन की तरह। किसकी तरह? इमोशन की तरह। इसलिए चेंज को परसीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर ये बात भी कही उन्होंने कि एनी नंबर ऑफ इमोशन कैन बी फेल्ट। आप कई टाइप के इमोशंस को देख सकते हैं विद अ स्टार्ट अप बॉडीली चेंज कंडीशन, जब कई सारी बॉडी डिफरेंट कंडीशन में चेंज हो रही। ठीक है, तो ये आपको बताने का ये बताया है बेसिकली स्कैटर्ड और सिंगर थ्योरी ने। और इनके अगर आप सीक्वेंस को देखते हैं तो इनका सीक्वेंस ऐसा रहेगा। परसेप्शन ऑफ इमोशनल सिचुएशन, सबसे पहले परसेप्शन होता है सिचुएशन का। ये परसेप्शन जाएगा बॉडीली एरोसोल में, यानी ये बॉडी के अंदर एक उत्तेजकता या फिर एक बॉडी के अंदर एक्टिविटी लाएगी और एक एनहेंसमेंट फील कराएगी जिसे हम एरोसोल बोलते हैं। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा रीजन ऑफ द एरोसोल स्टेट, यानी किस वजह से ये एरोसोल क्रिएट हुई है और उसके बेस पर क्रिएट होगा इमोशन। क्या क्रिएट होगा? इमोशन। तो ये थी आपकी थर्ड थ्योरी जिसे मैंने बोला स्कैटर्ड सिंगर थ्योरी। फोर्थ थ्योरी की अगर हम बात करें तो यह है कॉग्निटिव अप्रेसल थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेसल थ्योरी ये दी थी रिचार्ड लैजरस ने। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर रिचार्ड लैजरस 1970 to 1984 थे। तो रिचार्ड लैजरस ने ये आपको दी थी और इन्होंने एम्फेसाइज करा था अप्रेजल पर। अप्रेजल अगर हम बोले तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सिचुएशन है, कॉग्निशन है। हम देखो, इट इज अ इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट सिचुएशन एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी, यानी एनवायरमेंटल सिचुएशन को देखने के बाद बॉडी के अंदर जो एक इंफॉर्मेशन आती है या फिर जो एक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो अप्रेजल होता है, उसे हम बोलते हैं यहां पर बेसिकली उसे हम यहां पर इमोशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इन एडिशन मेमोरीज ऑफ पास्ट एनकाउंटर्स विद सिमिलर सिचुएशन। According to this theory, different emotional reactions to the same stimulus may occur because of difference in the subject appraisal.
फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ अवर फ्रेंड विन्स अ प्राइज वी मे रेस्पॉन्ड विद जॉय और जेलसी। आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा एस्पेक्ट है। यानी यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट व्यू वाला खेल होता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट व्यू ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है, हम अप्रेज होते हैं। अप्रेज होने की वजह से होता है या तो पॉजिटिवली अप्रेज होंगे या फिर नेगेटिवली अप्रेज होंगे। पॉजिटिवली अप्रेज होंगे तो उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, नेगेटिव अप्रेज होंगे तो हम उससे पीछे की तरफ हटते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव अप्रोच की बात करूँ तो अप्रेजल की, जैसे कि इसमें बता रखा है सिंपल सी मैंने, लेकिन वन ऑफ अवर फ्रेंड, हमारा एक फ्रेंड है जो एक प्राइज जीतता है। अब उसमें दो कंडीशन आती है। अगर मैं उसके लिए पॉजिटिव कंडीशन सोचता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो जीता, तो मैं एक जॉय बनाऊंगा, यानी खुशी मनाऊंगा, मेरे अंदर एक हैप्पीनेस होगी। लेकिन वहीं अगर मेरे अंदर एक नेगेटिव अप्रेजल आ जाए और नेगेटिव अप्रेजल की वजह से मैं एक नेगेटिव कंडीशन सोचने लगूँ, तब मैं सोचूंगा कि मुझे उससे जेलसी फील होगा कि ये प्राइज उसने क्यों जीता, उसे नहीं जीतना चाहिए था। हाँ, तो ऐसा कई केसेस में होता है कि दोस्त के नंबर तो ज़्यादा हो गए यार, तब तो बड़ी खुशी हो गई, लेकिन अब दोस्त के नंबर कम हो गए या फिर दोस्त के नंबर कम हो गए, अब सही लग रहा है कि हाँ ठीक है। ये एक बेसिकली हैप्पीनेस, ये अप्रेजल है कि हम किस जगह पर जॉय को ढूंढ रहे हैं और किस जगह पर एक जेलसी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी विच इज गिवन बाय द लेजरस। ठीक है, रिचार्ड लेजरस। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी की बात करें, कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ इमोशन टू मोटिवेशन, यानी उनका मानना है कि इमोशन जो है वो मोटिवेशन के साथ कनेक्टेड होता है और इसके कनेक्शन को, इसके रिलेशनशिप को बोला जाता है मोटिवेशनल थ्योरी। लीपर आपके हुए 1970 में, और इन्होंने यहाँ पर कहा एक स्टेटमेंट, और क्या स्टेटमेंट उन्होंने कहा, ही सेज दैट इमोशन शुड बी कंसिडर्ड एज मोटिव्स। उन्होंने कहा आप इमोशन को एज ए मोटिव कंसिडर्ड कीजिए, विच कीप बिहेवियर गोइंग एंड एम टू लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा आप इमोशन को एक ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट की तरफ ना लेके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ फील करें, यानी इमोशन को आप यूज करें, कंसिडर करें एज अ मोटिव और एज अ मोटिवेशन। और अगर आप एक इमोशन को मोटिवेशन की तरह देखते हैं तो वो आपके बिहेवियर को इंप्रूव करेगा आपके गोल को रीच करने में। ऐसा कहना लीपर का है इन 1970। दूसरी साइड अगर हम बात करें फिर टॉमकिंस है, और ही सेज दैट इमोशन प्रोवाइड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी जिसमें हम किसी काम को करने की इच्छा हमारे अंदर एरोसोल आती है, हम जगती है। ठीक है, अभी की एक एक्टिविटी करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं ही सेज दैट इमोशन प्रोवाइड एनर्जी, इमोशन एक एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द मोटिव्स, यानी फॉर मोटिवेशन, एंड दिस एम्पलीफाई, ये चीज बढ़ा देती है ड्राइव ऑफ गिव देयर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल पावर, यानी हमारी जो मोटिवेशनल पावर है उसको काफी हद तक बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल की तरफ पॉजिटिवली इंक्रीज होते चले जाते हैं। क्लियर। आगे जो है वो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है एक्टिवेशन थ्योरी। इफेक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिवेशन थ्योरी, इट इज गिवन बाय द लिंडस्ले, एंड अकॉर्डिंग टू द लिंडस्ले इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई एक्टिवेट द रास। रास बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है इनसाइड द बॉडी इन द ब्रेन स्टेम, हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर इसे बोलते हैं रास, विच टर्न सेंड इम्पल्स, जो कि इम्पल्स सेंड करेगा बोथ अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड डाउनवर्ड टुवर्ड द मस्कुलेचर। यानी कि बेसिकली रास अगर हम कहें तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम में। उस ब्रेन स्टेम से दो सिग्नल जनरेट होते हैं, दो इंपल्स जनरेट होते हैं। एक इंपल्स पहुंचती है ब्रेन की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ, और एक भेजी जाती है मस्कुलेचर की तरफ, यानी डाउनवर्ड कंडीशन के अंदर। और वो कह रहे हैं इस तरीके से फिर आपका क्या होता है, इमोशन की वजह से चीजें देखने को मिलती है। यानी असल में इमोशन स्टिमुलाई की तरह काम करता है और ये एक्टिवेट करता है रास को विद इन अ ब्रेन सिस्टम, जिसकी वजह से दो सिग्नल जनरेट होंगे, एक जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और एक जाएगा मस्कुलेचर में। ठीक है, इस रास के बेसिकली रोल कुछ होते हैं और वो रोल आपके सामने है। ये कंट्रोल करता है स्लीपिंग पैटर्न साइकिल को और अवेनिक साइकिल को, यानी जो हमारी स्लीपिंग अवेकिंग साइकिल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आल्सो सम एक्सटेंट कंसर्न इन इमोशन। RAS has got interconnecting neurons between the spinal cord and the cortex by a brain stem, यानी ब्रेन स्टेम की मदद से कॉर्टेक्स और जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड जो हमारी होती है, स्पाइनल कोड और कॉर्टेक्स का जो रीजन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इट नॉट ओनली रिसीव इम्पल्स, खाली ये इम्पल्स को रिसीव ही नहीं करता फ्रॉम द ब्रेन, बट आल्सो सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कॉर्टेक्स। और ये कि ऐसा नहीं है कि इसका काम सिर्फ इम्पल्स को एक्सेप्ट करना है, इवन ये सेंड भी करता है सिग्नल्स को टू द ब्रेन। तो ये है आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रास, जिसे क्योंकि इसमें रास यानी रेटिकुलर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्टिवेशन थ्योरी। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो है प्लूचिक्स थ्योरी, और प्लूचिक्स थ्योरी की बात करें ये प्रपोज करते हैं सर्टेन प्राइमरी इमोशन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि असल में देयर इज सम प्राइमरी इमोशन या प्री, आप ऐसे बोल सकते हैं पहले से ही कुछ इमोशंस होते हैं और वो इमोशन को इन्होंने अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में। और इनका मानना है कि जितने अदर्स हमें जो इमोशन देखने को मिलते हैं वो सारे इमोशन इन बेसिक इमोशन से ही बनते हैं। कितने बेसिक इमोशन बताए इन्होंने 8 बेसिक इमोशंस के बारे में बात करी है। फॉर एग्जाम्पल इट स्टेट दैट देयर आर 8 बेसिक इमोशंस: जॉय, ट्रस्ट,
fear, surprise, sadness, anticipation, anger and disgust. और इन 8 को ही मिला के इन्होंने एक व्हील क्रिएट करा जिसे बोलते हैं व्हील ऑफ मोशन. He created the wheel of motion which illustrate the various relationship among the emotion. यानी इन्होंने कहा कि there are 8 basic emotions जिसके अंदर joy, trust, surprise, sadness, anticipation, anger और disgust. और उन्होंने कहा इसकी वजह से एक व्हील क्रिएट होता है जिसे बोला गया व्हील ऑफ इमोशन. और उसने कहा इसी व्हील ऑफ इमोशन के अंदर जितने भी अदर टाइप के इमोशन है वो सब आ जाते हैं और ये व्हील कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. अब अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये है आपका व्हील है जो मिड वाले पोर्शन को आप लेके चलेंगे, जो बीच का सेगमेंट है इस वाले पोर्शन को. तो इस वाले पोर्शन को अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना तो इसमें देखिए ये रहा जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर और एंटिसिपेशन. और इन 8 की वजह से 2 कंडीशन मिलेंगी, एक होगा पॉजिटिव साइड और एक होगा नेगेटिव साइड. तो पॉजिटिव साइड की जैसे सपोज करो ट्रस्ट हुआ और ट्रस्ट करने की वजह से एक्सेप्टेंस मिलती है. क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस. वहीं पर अगर मैं ये तो पॉजिटिव साइड हो गई, वहीं पर अगर मैं जाऊँ नीचे की तरफ तो एक क्या हो जाएगा एडमिरेशन. अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव इंपैक्ट को शो करती है. आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो मैं एक डेट पे गया हूँ और उस डेट पर जाने पर मेरे को एक किसी अननोन पार्टनर से, किसी अननोन पर्सन से डेट होती है और उस डेट के अंदर अब यहाँ पर डिपेंड क्या हुआ, उस डेट के अंदर हम लोग मिले, हमने एक दूसरे के इमोशंस और बाकी सारी कंडीशंस को समझा और समझने के बाद 2 कंडीशन होंगी, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या फिर वो एक्सेप्ट करेगी. सपोज करो फीमेल की बात करता हूँ, वो एक्सेप्ट करती है. एक्सेप्ट करने पर हमारी बात होती है और फिर वो बातें धीरे धीरे बढ़ेंगी और मैरिज वगैरह की तरफ जाएंगी और शादी वगैरह की तरफ होंगी. तो ये क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव साइड बन रही है इन ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और उसकी वजह से एक्सेप्टेंस मिलती है और फिर ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ लीड करती है. वहीं पर आपका दूसरी कंडीशन होती है कि एक्सेप्टेंस ना मिलके एक नेगेटिव साइड हो जाए कि उस चीज को हमने अवॉइड कर दिया. अब उस अवॉइड होने की वजह से हमारे अंदर सैडनेस की फीलिंग आ सकती है, हमारे अंदर एक फियर आ सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी के सामने जाऊं ना. तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं. तो ओवरऑल बात इतनी है कि इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बताया कि ये 8 जो बेसिक हमारे इमोशंस है इनसे एक व्हील क्रिएट होता है और इस व्हील की वजह से ही बाकी सारे जितने भी इमोशंस है वो देखने को मिलते हैं. और ये सारे डिफरेंट इमोशंस है जो आप चाहो इसे एक बार क्विक करके स्टॉप करके देख सकते हैं. लव, एक्सेप्टेंस, सबमिशन, अप्रेंशन, ईव, डिस्ट्रैक्शन, डिसअप्रूवल. तो ये सब चीज़ें इसी के साथ मिलती जुलती हैं. इसे बोला जाता है व्हील ऑफ इमोशन. आई होप समझ में आ गया. इसमें नेक्स्ट जो है वो है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन. और इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने. और डार्विन का कहना ये था कि इमोशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टिव, यानी जिस तरीके से एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां से हम इमोशंस को सीखते हैं. यानी अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक एग्रेसिव इमोशन आ जाएगा अगर आप एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. अगर आप एक लविंग एरिया के अंदर रहते हैं तो आपके अंदर लविंग के इमोशंस ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे. तो उन्होंने ये बेसिकली कहा चार्ल्स डार्विन ने कि पर्पज दैट इमोशन इन्वॉल्व बिकॉज दे वर अडेप्टिव एंड अलाउड ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस. फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन लीड पीपल टू सीक मेट्स एंड रिप्रोड्यूस. यानी अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन उन्होंने बताया फीलिंग ऑफ लव, अगर लव की फीलिंग और अफेक्शन की फीलिंग ज्यादा है तो उसकी वजह से बेनिफिट मिलता है मेट्स को, यानी जो 2 पर्सन्स की बात कर रहा हूँ मेल एंड फीमेल, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस. और इनकी सारी कहानी रिप्रोडक्शन के ऊपर ये है क्योंकि रिप्रोड्यूस होगी तो किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने में मदद मिलती है. और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इमोशन आवर इमोशंस एग्जिस्ट बिकॉज दे सर्व एन अडेप्टिव रूल. इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने कही थी. इमोशंस मोटिवेट पीपल टू रेस्पॉन्ड क्विकली. इन इमोशंस की वजह से कोई पर्सन जो होता है वो क्विकली रेस्पॉन्स करता है एक स्टिमुलाई की तरफ इन द इन्वायरमेंट विच हेल्प इट टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस एंड सर्वाइवल. और अगर वो तेजी से किसी भी स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स देगा तो वो उसके लिए एक सक्सेसफुल हो गए उस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सर्वाइवल के और उसके चांसेस को इम्प्रूव करने के. दिस इज अबाउट द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन. तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी. इतनी ही है इस थ्योरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताई इमोशनल थ्योरी, एक हमने डिस्कस करी प्रोजेक्ट्स थ्योरी, इसमें डिस्कस करी हमने एक्टिवेशन थ्योरी, इससे ऊपर हमने डिस्कस करी थी मोटिवेशनल थ्योरी, उससे ऊपर हमने अप्रेज करा था तो कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, ठीक है, नेजरस की जो दी हुई थी. फिर इसके बाद सेक्स्टर सिंगर थ्योरी, उसके ऊपर हमने डिस्कस करा था कैनन बार्ड थ्योरी, और सबसे पहले हमने डिस्कस करा था इसमें जेम्स लेंज थ्योरी. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट थ्योरी ऑफ द इमोशन. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.